कोंकण रीजन में बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ जो पूरा एक शुरुआत हुई, उसका एक हिस्ट्री भी इस किताब के अंदर है, जिससे खुद आरबी मोरे जुड़े रहे, जो महार सत्याग्रह के प्रमुख आयोजकों में थे। जीवनी वाले हिस्से में बाबा साहब बराबर उपस्थित हैं, बिल्कुल कॉमरेड मोरे के साथ उतना ही उपस्थित है। कॉमरेड आरबी मोरे का जो जीवन चरित्र है, दलित मुक्ति से वर्ग संघर्ष तक, इसका जो शीर्षक दिया गया है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही सही शीर्षक है उनका। कॉमरेड आरबी मोरे का जो जीवन है, जो संघर्ष है, वह आज हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हुआ है, बहुत और प्रासंगिक हो गया है इस दौर में, जबकि वंचित तबके पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कॉमरेड आरबी मोरे हैं जो बाबा साहब के बहुत करीब थे, और बाबा साहब ने उनको पेरिस में भेजा था, और राहुल समृता ने उनके ऊपर नए भारत के नए नेता किताब के अंदर एक बड़ा ये लिखा है। दलित आंदोलन और वामपंथी आंदोलन को एक मंच पे आना चाहिए, दोनों को एक साझा संघर्ष करना चाहिए। यह किताब और भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि कॉमरेड आरबी मोरे इन दोनों के बीच की एक कड़ी थे। वादी लेखक संघ और वाम प्रकाशन की ओर से आप सबका स्वागत है। हम सब एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित किताब के लोकार्पण और उस पर चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। यह किताब दलित मुक्ति से वर्ग संघर्ष तक, कॉमरेड आरबी मोरे का जीवन, इसका मराठी से हिंदी अनुवाद संध्या शैली ने किया है और इसकी भूमिका सुभाषनी अली जी ने लिखी है। इस किताब में दो विचार या दो अवधारणा दिखती है, दलित मुक्ति और वर्ग संघर्ष। आज ऐसे समय में जब यह बात शिद्दत से महसूस की जा रही है कि दलित आंदोलन और वामपंथी आंदोलन को एक मंच पे आना चाहिए, दोनों को एक साझा संघर्ष करना चाहिए, यह किताब और भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि कॉमरेड आरबी मोरे इन दोनों के बीच की एक कड़ी थे, इन दोनों के बीच के एक पुल थे। यह सही है कि उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र रहा, लेकिन आज जिस तरह से फांसीवादी सत्ता, जो कि दरअसल ब्राह्मणवादी सत्ता का ही एक प्रतिरूप है, वह जिस तरह से दलित तबकों और उन तमाम तबकों पर हमले कर रही है और एक मनुवादी विधान कायम करने की साजिश रच रही है, वैसे में एक नायक के रूप में कॉमरेड आरबी मोरे की याद आती है। और उसी को महसूस करते हुए वाम प्रकाशन ने यह किताब आज प्रकाशित की है, जो आप सबके सामने है। आज हम इसका लोकार्पण करेंगे और इसके लोकार्पण और इसकी चर्चा के लिए जो प्रबुद्ध वक्ता हमारे साथ हैं, वे चार महत्वपूर्ण और प्रबुद्ध वक्ता हैं। इन सब का गहरा सरोकार दलित प्रश्न से है, दलित आंदोलन से है। आज हमारे साथ कॉमरेड सुभाषनी अली हैं और सबसे सुखद ये है कि कॉमरेड आरबी मोरे के पौत्र सुबोध मोरे जी हैं, और यह भी सुखद है और संयोग है कि इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए जिन्होंने किया, वंदना सुनलकर जी, वो भी आज हमारे साथ हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जो वक्ता हैं हमारे साथ, उन सबका परिचय मैं एक एक करके दूंगा। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, महत्वपूर्ण नाटककार। ये एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हमेशा दलित प्रश्न को रंगमंच के क्षेत्र में उठाने और उसे खोजने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हिंदी में शायद एकमात्र वे ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने दलित रंगमंच की संभावनाओं पर विचार किया है और उस पर लगातार सोचते विचारते रहे हैं। इनके 3 नाटक मेरे ध्यान में आते हैं, जो एक तो रैदास पर इनका नाटक है, अच्छा, एक गांधी और अंबेडकर एक नाटक है, और हिंदू कोड बिल
इनका नाटक। ये अरे तीनों वाह। नाटक आप देखिए कि किस तरह से दलित प्रश्नों को हिंदी में नाटक में उठाने वाले राजेश कुमार के महत्वपूर्ण नाटककार हैं। हमारे साथ बजरंग बिहारी तिवारी हैं, जो जाने माने आलोचक और दलित विमर्शकार हैं। देश की विभिन्न भाषाओं में जो दलित लेखन हो रहा है और जो दलित आंदोलन है, उससे अगर हिंदी समाज को परिचित कराने का कार्य लगातार मनोयोग से पूरी प्रतिबद्धता के साथ बजरंग बिहारी तिवारी जी कर रहे हैं, तो इन चारों वक्ताओं का भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। और आज का जो मुख्य जो पहला कार्यक्रम है लोकार्पण का, तो मैं इन चारों वक्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि वो इस किताब का लोकार्पण। वंदना जी सभी अनुरोध है कि हाँ, वंदना जी। वंदना जी की प्रति वंदना जी खड़ी हो जाएगी। इस किताब पर चर्चा का सत्र आरंभ करते हैं और मैं इसकी अध्यक्षता के लिए सुहासिनी अली जी से अनुरोध करता हूं कि वो अध्यक्षता। अध्यक्षता करें। ओफो। और एक बात शायद आप लोगों को मालूम है कि सुहासिनी अली जी वाम प्रकाशन की अभिभावक हम लोगों की अभिभावक है, और वाम प्रकाशन ने बहुत कम वक्त में जो छोटा सा सफर रहा है और जो कुछ भी काम आप वाम प्रकाशन का देख रहे हैं, उसके पीछे इनका मार्गदर्शन और इनकी परिकल्पना है। हंटर वाली मार्गदर्शन। बिल्कुल हंटर वाली की और, भूमिका। और आज जो किताब, यह किताब भी अगर संभव हुई है तो उनमें इनका मार्गदर्शन, इनका दबाव, या जो कुछ भी कह लीजिए, हंटर कह लीजिए, वो सब रहा है। लेकिन यह किताब सही अर्थों में अगर संभव हो सकी है तो मैं इसके लिए सुबोध मोरे जी को धन्यवाद देता हूँ। सुबोध मोरे जी के प्रयासों से ही यह किताब संभव हो सकी है। एक संपादक के रूप में इस किताब पर काम करते हुए मैंने महसूस किया कि यह एक मायने में बड़ी विशिष्ट किताब है। मुझे ध्यान नहीं है कि हिंदी में ऐसी किताब है कि नहीं कि एक ही जिल्द में आत्मकथा भी है और जीवनी भी है। भले ही यह आत्मकथा अधूरी है, लेकिन आत्मकथा है और फिर उन्हीं पर लिखी गई जीवनी है, तो इस मायने में यह एक विरल किताब है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कॉमरेड आर.बी. मोरे का जो जीवन है, जो संघर्ष है, वह आज हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हुआ है, बहुत और प्रासंगिक हो गया है इस दौर में, जबकि वंचित तबके पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबोध मोरे जी का यह आग्रह था कि हम इसको, जो मराठी भाषा की जो तासीर है, वह तासीर इसमें जरूर है, और वैसा मैं भी चाहता था। तो यह सुबोध मोरे जी के सहयोग के बगैर संभव नहीं था। तो इनकी जो आत्मकथा का जो हिस्सा है, उसको मैंने कोशिश की कि उसमें न्यूनतम संपादकीय हस्तक्षेप हो। उसमें हो सकता है आपको लगे कि यह भाषा थोड़ी और ऐसी हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कॉमरेड आर.बी. मोरे की जो भाषा है उसको अक्षुण्ण रखा जाए। उनकी जो अभिव्यक्ति है, उनकी जो शैली है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए कैसे इसको लाया जाए। तो बहुत न्यूनतम हस्तक्षेप हमने उसमें किया। लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जब सत्येंद्र मोरे, कॉमरेड सत्येंद्र मोरे, जब उनकी जीवनी लिख रहे थे, तो एक बार वो फिर पीछे जाते हैं। जहां से आत्मकथा शुरू हुई, ऐसा नहीं कि जहां आत्मकथा खत्म होती है वहां से सत्येंद्र मोरे शुरू करते हैं। जब सत्येंद्र मोरे लिखना शुरू करते हैं तो एक तरह से वो उसका पुनर्लेखन करते हैं। ये इस किताब की एक खासियत है कि वो फिर से एक बार कॉमरेड आर.बी. रामचंद्र बाबाजी मोरे के जीवन में जाते हैं और उनके संघर्ष को सामने लाते हैं। कॉमरेड आर.बी. मोरे का जीवन के ऊपर जब चर्चा होती है
तो वो बाबा साहब के बगैर अधूरी है। तो सत्येंद्र मोरे जब लिख रहे होते हैं उनका जीवन, तो वो उस आंदोलन की तमाम गहराइयों में उतरते हैं, और इसलिए बाबा साहब इसमें अनिवार्य रूप से बिल्कुल उपस्थित है। और आप देखेंगे कि जीवनी वाले हिस्से में बाबा साहब बराबर उपस्थित है, बिल्कुल कॉमरेड मोरे के साथ उतना ही उपस्थित है। तो एक तरह से यह बाबा साहब के आरंभिक जीवन और उनके आरंभिक संघर्ष की भी कहानी है, इसमें उसकी भी एक झलक मिलती है। तो इस दृष्टि से यह किताब और भी विशिष्ट होती है कि बाबा साहब का जो संघर्ष, बाबा साहब का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी भी एक रूपरेखा सामने आती है, और किस तरह उनका जो साझा जीवन था कॉमरेड मोरे के साथ, कॉमरेड आरबी मोरे के साथ, वो उसकी कई मार्मिक प्रसंग है, कई अद्भुत प्रसंग है। लेकिन कॉमरेड आरबी मोरे के जीवन में जो बड़ा बदलाव है, जो बड़ा फैसला कॉमरेड आरबी मोरे ने लिया, वह था वामपंथी आंदोलन में आने का फैसला। मोरे यह मान कर चलते थे कि दलित मुक्ति के साथ साथ आर्थिक बदलाव, व्यापक आर्थिक परिवर्तन, वर्गीय बदलाव आवश्यक है। वर्गीय, वह इन दोनों को पूरक मानते थे, और इसलिए उन्होंने बाबा साहब के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और उसके बाद बाबा साहब ने भी उनको इसके लिए अनुमति दी, शुभकामनाएं दी, और कम्युनिस्ट पार्टी में आने के बाद बाबा साहब से उनका बहुत ही अच्छा संबंध बना रहा। देखिए, बाबा साहब के व्यक्तित्व के कई पहलू इसमें आते हैं। उसके बाद बाबा साहब उनको चुनाव में टिकट देने के लिए तैयार थे, जबकि ये कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उनके आंदोलन में नहीं थे। इसके बाद भी बाबा साहब उनको नौकरी दिलाने के लिए, 1937 चुनाव में टिकट देने के लिए, सब कुछ के लिए तैयार थे, लेकिन आरबी मोरे ने उससे इनकार किया। तो यह किताब एक तरफ आरबी मोरे के संघर्ष के साथ साथ बाबा साहब का जो विकास है, दलित आंदोलन का जो विकास है, और फिर कॉमरेड मोरे का जो विकास है, उसको भी सामने लाती है। इस एक बात और है, जैसे सुबोध मोरे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमाणिक बनाया जाए, तो सुबोध जी कई बार क्या करते थे कि वो कई दस्तावेज खोज कर वो लाते थे कि नहीं, यह पत्र भी शामिल किया जाए। कई बार मैं थोड़ा सा परेशान भी होता था, भाई एक संपादक चाहता है कि किताब थोड़ा जल्दी आ जाए, मुझे लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब आए जल्दी, भाई क्या करूँ मैं, कहीं नहीं आएगी क्या किताब। तो फिर सुबोध मोरे जो कहते थे नहीं, इसको भी जोड़ना है। फिर वो एक पत्र खोज करके लाते थे, यह पत्र देना बहुत जरूरी है, अगर आप इसको नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कॉमरेड मोरे जो है पार्टी के साथ उनका संवाद किस तरह का था। तो फिर उन्होंने उसको भी दिया, फिर उसको भी हम जोड़ते थे। फिर इनका यह भी आग्रह था, देखिए मराठी के शब्द जो है वो सही आना चाहिए। अब हम लोग यरवदा जेल लिखते हैं, हम लोग यरवदा जेल के रूप में लिखते हैं, इनका कहना था कि नहीं, आप येरवडा लिखिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, मतलब इसको भी येरवडा ही लिखेंगे। तो इन्होंने जो जो परिवर्तन करवाया वो सब धैर्य पूर्वक जो है करता रहा। तमाम अपने उतावलेपन, अपनी चिढ़ को नियंत्रित करते हुए मैंने किया। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबके मेहनत से, सुबोध मोरे जी के मार्गदर्शन से, सुहासिनी जी के मार्गदर्शन से एक मुकम्मल किताब बनी है, जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी। और कॉमरेड आरबी मोरे जी के व्यक्तित्व को, उनकी शख्सियत को और उनके त्याग को, उनका जो त्याग दिखता है वो कई बार हमें चकित करता है कि ऐसे लोग भी होते थे कि इतना बड़ा नेता और वो पुल के नीचे रह रहा है, खुले में, उनका परिवार खुले में रह रहा है। कई बार मैं आपको सच बता रहा हूं कि कई बार मैं अपना संपादन भूल करके उसमें इस तरह इन्वॉल्व हो जाता था कि मैं भावुक हो जाता था पढ़ते हुए, और फिर मुझे याद आता था, अरे मुझे तटस्थ नहीं होना है, मुझे तो तटस्थ होना है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं पाठक की तरह इसमें इन्वॉल्व होते जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो गलतियां छोड़ता जा रहा हूँ। फिर से मैं क्या करता था कि फिर मैं लौट करके, तो इस किताब में थोड़ा विलम्ब भी हुआ, तो इन सब के लिए आप सब लोग इस वजह से भी जिम्मेदार थोड़ा सा रहे हैं, ये सब तमाम चीजें रही हैं। तो खैर कहने को बहुत सी बातें हैं, एक संपादक की मुश्किल ये होती है कि बहुत सी बातें उसके भीतर होती हैं जो वो कह भी नहीं सकता है, इसका संपादन करना पड़ता है उसका भी संपादन करना पड़ता है। तो बहुत सी बातों को मैं छोड़ रहा हूँ और अब इस पर चर्चा आरंभ कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सुबोध मोरे से ही बात शुरू की जानी चाहिए। साथियों, कॉमरेड्स, आज
मेरे मेरे लिए खुशी की बात है कि इस किताब का, हिंदी किताब का विमोचन जनवादी विकसन और वाम प्रकाश की ओर से हो रहा है। अभी प्रास्ताविक के अंदर संजय जी ने किताब के बारे में और आरबी मोरे के बारे में बताया। कॉमरेड आरबी मोरे का जो जीवन चरित्र है, दलित मुक्ति से वर्ग संघर्ष तक, इसका जो शीर्षक दिया गया है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही सही शीर्षक है। उनका जो पूरा एक जर्नी रही है उनकी। और इस किताब का बारे में अभी जो कि किताब के 2 हिस्से हैं, एक खुद आरबी मोरे ने लिखा हुआ, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखने को दी थी, मगर वो लिखने के पूरा करने के पहले ही उनका देहांत हो गया और 1972 के अंदर उनका देहांत हो गया। और 72 के बाद ये किताब जो आधा हिस्सा था वो पढ़ा रहा। मैं थोड़ा सा एक इसके पीछे की एक बैकग्राउंड सभी को जाननी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 72 में उनका देहांत हो गया 11 मई को। और ये जो था हैंड राइटिंग उनका, वो पढ़ा रहा। बाद में आरबी मोरे का दलित आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन दोनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा। दलित साहित्य की जिन्होंने नींव डाली, उसमें से जो 2-3 महत्वपूर्ण लोग रहे, डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे और बाबूराव बागुल, ये दोनों का उनका बहुत गहरा रिश्ता था। और बाबूराव बागुल चाहते थे कि आरबी मोरे के ऊपर की किताब लिखी जाए, उनका चरित्र आना चाहिए, क्योंकि जिस माटुंगा लेबर कैंप के अंदर मुंबई के अंदर अण्णाभाऊ साठे और बाबूराव बागुल रहते थे, वहीं मोरे का काम करने का एक कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता। तो इसलिए उन्होंने देखा था और वो चाहते थे, मगर वो पूरा नहीं हो सका था। मगर बाबूराव बागुल ने इस किताब आने के पहले, यानी ये उनका हस्तलिखित किताब का प्रोसेस होने के पहले, एक आर्टिकल मुंबई के ब्लिट्स वीकली है, उसमें लिखा था। उसका नाम था, आर्टिकल का टाइटल दिया था एक लड़ाकू नेता की कहानी, ऐसा उसने उसका ये दिया था, शीर्षक दिया था उसका। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरबी मोरे की जो प्रेरणा और ये मुझे ये किताब क्यों लाने के लिए जो ये हुआ, उसकी महसूस हुई, उसके पीछे बाबूराव बागुल ने लिखा हुआ जो आर्टिकल था वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा उस वक्त। जिसके अंदर वो आर्टिकल अभी है मराठी में, वो अभी करेंगे, मगर वो आर्टिकल के अंदर शुरुआत से लेके आखिरी 2 लाइन में आरबी मोरे का जिक्र आता है। बाकी पूरा जो शुरुआत उन्होंने की है, तो ये मैं ऐसे इमरजेंसी पीरियड के अंदर एक दोस्त के घर पे बैठा था और मुझे अचानक पढ़ने को मिल गया आर्टिकल। और पढ़ते पढ़ते मैं बोला कि यार, जो ये लिखा है, जिनके बारे में लिखा है, ये कोई तो अपने पहचान का आदमी है। मैंने बोला कि ये कोई तो अपने पहचान का आदमी है। और आखिरी में बाबूराव बागुल लिखते हैं कि इस आदमी का नाम कॉमरेड आरबी मोरे है, जो बाबा साहब के बहुत करीब थे और बाबा साहब ने उनको पेरिस में भेजा था। और राहुल समृद्धा ने उनके ऊपर नए भारत के नए नेता किताब के अंदर एक बड़ा ये लिखा है। ये पढ़ने के बाद मेरे इसमें, मैं पिताजी को पूछा, मैंने, वो भी कॉमरेड थे, कि मैं तो 70 से, मुझे याद है 65 से ग्रैंडफादर के साथ में हमेशा जाता था आंदोलन के अंदर और बाकी सभा मीटिंगों के अंदर वगैरह। तो ग्रैंडफादर करके मेरा एक परिचय था उनका, कम्युनिस्ट आंदोलन में है, अम्बेडकर आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब पता था। मगर उनकी ये इमेज, इनकी जो एक इतनी बड़ी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन या जो कुछ वो आइडिया नहीं था। और वो पढ़ने के बाद फिर मैं मेरे पिताजी के पीछे लगा, कॉमरेड आरबी मोरे के, सत्येंद्र मोरे को, इसका चरित्र आना चाहिए। ये 75-76 की बात है। तो 76 के बाद फिर बाबूराव बागुल को हमने ये जो उसका पहला हिस्सा है वो उनको दिया गया था और वो बोले कि मैं इसका ये करूँगा, मगर कुछ वजह से वो हो नहीं सका। बाद में महाराष्ट्र के एक विचारक जो मार्क्सवादी आंदोलन से जुड़े हुए रहे, सुधीर बड़ेकर, मागवा के फाउंडर रहे सुधीर बड़ेकर, तो उन्होंने ये किया कि इस किताब को
मराठी में लाने का उसको किताब, मगर वो भी मामला पूरा नहीं हुआ। आखिर में 85-86 के अंदर खुद सत्येंद्र मौर्य ने अगुवाई करके किताब को ये करने का शुरुआत की। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं एक बार इसी किताब को लेकर अर्जुन डांगले जो दलित साहित्यकार है, पॉइजन रेड उनका आपने सुना रहे, वो भी आरवी मोरे को पहचानते थे। तो एक बार ऐसे ही पूछ रहे थे, तो मैं बोला कि आरवी मोरे का जीवन करीब 8.5-9 साल वो अंडरग्राउंड रहे, और आंदोलन के अंदर भी वैसे ही अंडरग्राउंड ही उसी तरह से रहे, उनके ऊपर कोई ज्यादा कुछ आया नहीं है, तो कुछ किताब आना चाहिए करके। तो उस तरह से वो प्रेरणा मिली और किताब को ये करने के लिए शुरुआत हुई। अभी ये अच्छी बात है कि इस किताब का इम्पोर्टेंस ये है कि भारत में दलित आंदोलन की जो शुरुआत हुई, खास करके कोंकण रीजन में बाबा साहब अम्बेडकर के जो पूरा एक शुरुआत हुई, उसका एक हिस्ट्री भी इस किताब के अंदर है, जिससे खुद आरवी मोरे जुड़े रहे, जो महार सत्याग्रह के प्रमुख आयोजकों में थे। तो इसलिए ये पूरा हिस्ट्री उसमें उन्होंने जो उसकी तैयारी को लेकर और बाकी सब जो हो रहा था वो सब खुद लिखा है। और दूसरा इसका हिस्सा मेरे लिए मैं खुद कम्युनिस्ट आंदोलन और दलित आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। तो मुझे इस किताब को मेरे ग्रैंडफादर से ज्यादा दलित और कम्युनिस्ट आंदोलन की जो एक साथ आकर करने की जो जरूरत है आज के पूरे दौर में, उसके लिए ये किताब मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे दादा से भी, दादा तो वो उनको विचार को लेकर कर ही रहे थे, मगर ये किताब आज के आना जरूरी है, इसलिए फिर ये इस किताब का मराठी में 2003 में, दुख की बात है कि इस किताब जिन्होंने पूरी की सत्येंद्र मौर्य, वो किताब का मराठी किताब आने के पहले ही उनका वो भी गुजर गए, मगर उसका किताब का आखिरी ये तक उन्होंने पूरा किया था। वो किताब 2003 के अंदर आई, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि कई लोग महाराष्ट्र के अलग अलग लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि इस किताब को अनुवाद होना चाहिए, बाकी भाषाओं में जाना चाहिए करके। और डॉक्टर वंदना सोनाकर आज है यहाँ, उन्होंने वो अंग्रेजी में पहली बार लाई, और उसके बाद ये पूरा अनुवाद का सिलसिला जो बाकी भी भाषा में, इसका तेलुगु के अंदर और कन्नड़ा के अंदर भी अनुवाद हो चुका है, हुआ है, बिना इनकी मदद के कन्नड़ा और तेलुगु के अंदर भी इसका अनुवाद जल्दी हुआ इस किताब का। और इसके किताब का मुझे ये महत्व है कि आज कम्युनिस्ट आंदोलन और अम्बेडकर आंदोलन ये पैरेलल चल रहे थे 1930 से लेकर। तो उस पीरियड के मुंबई शहर के अंदर खास करके कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और दलित आंदोलन के कार्यकर्ता का जो एक रिश्ता रहा, और बाबा साहब के आंदोलन में जो जुड़े हुए लोग थे, उस रिश्ते के बहुत से कुछ बातें इसमें अलग अलग तरीके से आई है, जो जिस तरह से आगे आने की थी वो आगे लाने के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ से भी ज्यादा कुछ कॉन्शियसली कोशिश हुई नहीं, और अम्बेडकर आंदोलन ने तो उनके ऊपर लेफ्ट के बारे में क्रिटिसाइज ही करने का एक ये रवैया रखा। तो फैक्ट्स क्या थे बहुत सी इसके बारे में। तो एक दौर था जिस दौर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का से उनकी अगुवाई में होने वाला दलित आंदोलन और कम्युनिस्टों का आंदोलन साथ में भी कुछ लड़ाई, कुछ संघर्ष किए, 36 जैसे कि फर्स्ट स्ट्राइक, पहला स्ट्राइक का था वो खोती विरोधी जो संघर्ष कोंकण के रीजन में हुआ, वो कोंकण खोती आंदोलन के अंदर किसानों का जो संघर्ष हुआ उसमें साथ में थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो पूरा पीरियड है उस पीरियड के अंदर भी साथ में थे। मुंबई के अंदर 1938 को 7 नवंबर को बड़ा स्ट्राइक हुआ काला कानून की, लेबर लॉज के अगेंस्ट में, लेबर लॉज जो ब्रिटिशों ने लाया था उसके खिलाफ। तो वो आंदोलन के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी साथ में वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसे बहुत से ये है। और इसमें एक अंग्रेजी किताब के ऊपर आपने कवर देखा रहेगा, वो कवर में लोक युद्ध कम्युनिस्ट पार्टी का उस वक्त का वीकली था, तो लोक युद्ध का कवर उसमें डाला है।
वो कवर, वो जो फोटो है, वो फोटो यानी कम्युनिस्ट आंदोलन और दलित आंदोलन इतना करीब था, ये किताब में आप बाद में पढ़ोगे, मगर मैं एक किस्सा करके इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुंबई में होती है। इसका फ्रंट पेज बाबा साहब अम्बेडकर जिसके लीडर है, ऐसी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस मुंबई में होती है, और उस कॉन्फ्रेंस का रिपोर्टिंग आरबी मोरे करते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माउथ ऑर्गन लोकयुद्ध के ऊपर ऑफिशियल ऑर्गन ऑफिशियल या माउथ पीस ऑर्गन ऑर्गन, तो उस पे कवर के ऊपर फ्रंट पेज पे बाबा साहब का स्पीच देते हुए फोटो, 12 पेज का लोकयुद्ध का वो ये था, वीकली था, उसमें 4 पेज, 12 पेज में से 4 पेज ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक कॉन्फ्रेंस का रिपोर्टिंग किया गया है। या आज के दौर में हम सोच ही सकते नहीं, और वो उसमें आया, और उसका असर ऐसा हुआ बाद में, उसका असर ऐसा हुआ कि कई दलित आंदोलन के साथी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आ गए, ये भी उसके बाद ये हुआ है। तो ये इस तरह का दोनों मिलकर कुछ संघर्ष, कुछ लड़ाई सब कर रहे थे। तो ये पूरा एक जो ऑथेंटिक जिसको कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट इस किताब का एक आज महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज दलित आंदोलन के अंदर और वामपंथी आंदोलन के अंदर के बहुत सी जो एक दूसरे के बारे में कुछ गलतफहमियां भी है, और कुछ तो उसको दूर होने में इस किताब का एक जरूर उसकी हेल्प होगी, ऐसा मुझे लगता है। और इस किताब को प्रकाशित करने के अंदर और हिंदी में अनुवाद करने के लिए संध्या शैली ने अगुवाई की, इसलिए कॉमरेड संध्या शैली का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तथा वामपंथ प्रकाशन के संजय बोल रहे थे कि ये किताब को लाने के लिए उनको कितनी ये करनी पड़ी दिक्कत, और ये बात सही है। मेरा कोशिश ये रही कि इस किताब के अंदर जितना ऑथेंटिक ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें कुछ बातों का जिक्र आता है, मगर अगर उसके साथ अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं ये करेंगे, उसमें एक मेन डॉक्यूमेंट ये है कि आरबी मोरे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जाने के बाद भी 1930 को कम्युनिस्ट पार्टी में गए, 1930 में जाने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी का दलित आंदोलन से या जाति विरोधी आंदोलन संघर्ष के बारे में जो एक नजरिया था, जो रवैया था, या जो कुछ कमजोरी थी, उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी उन्होंने उस वक्त की थी, और उन्होंने कोशिश की कि ये इश्यूज किस तरह से उठाया गया। भारत में पहली बार सफाई मजदूरों का संगठन खड़ा करने की कोशिश उस वक्त हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की और आरबी मोरे की अगुवाई में। तो ये पूरा एक हिस्ट्री रहा, और इसमें इसके विशेषज्ञ हैं क्या? तो ये इस तरह का भी कोशिश उनकी, इस तरह की भी उनकी कोशिश रही, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जाने के बाद भी जाति विरोधी संघर्ष जो है वो संघर्ष जारी रखा। इसमें एक आह्वान जो 1930 में उन्होंने वीकली शुरू किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बहिष्कृत भारत शुरू किया तो बहिष्कृत भारत के शुरुआत से वो उसके साथ में थे, जब जनता शुरू किया जनता के अंदर भी वो साथ में थे, मगर उनको बाद में 30s में ऐसा लगा कि कास्ट एंड क्लास, ये दोनों इश्यूज हम कैसे लोगों के सामने लेके जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने 1930 में आह्वान द चैलेंज नाम की मराठी में 8 पेज का एक बुलेटिन वो शुरू किया टैबलॉइड साइज में, और उसका लोगों में उन्होंने ये किया था कि मजदूर, किसान और अछूतों के लिए संघर्ष करने वाला मुखपत्र, ऐसा उसका उन्होंने ये दिया था। यानी 1930 में उनकी आइडिया जो थी कास्ट क्लास के बारे में वो बहुत ही क्लियर थी, जिसके अंदर अंबेडकर के जो संघर्ष चल रहे थे जैसे काला मन सत्याग्रह, तो उसका भी रिपोर्टिंग होते थे, और मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन का जो कुछ संघर्ष होते थे उसकी भी रिपोर्टिंग उसमें होती थी। और वो अंक उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस को जाने के लिए जब निकले पहली बार 30 में, तो उस वक्त उन्होंने पहला अंक निकाला 1930 को, और 1931 नवंबर तक 11 अंक निकले। बाद में ब्रिटिशों ने उनको बैन कर दिया, और कॉमरेड मोरे को
मुंबई और मुंबई के नजदीक जो जिले हैं वहां से भी उनको तड़ीपार किया। तो मगर उन्होंने वो कोशिश रखी कि कास्ट एंड क्लास के इश्यूज अपने मुखपत्र से, और इतना ही नहीं तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह जब चल रहा था तो उस पीरियड के अंदर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता का एक ये उन्होंने लिखे ये करने का काम किया। ये बहुत सी बातें आप पढ़ेंगे। मैं एक ही इसमें एक जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है कि 1953 के 1953 को कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने कास्ट के इशू के ऊपर एक महत्वपूर्ण खत लिखा था कि कास्ट का इशू का इंपॉर्टेंस क्या है, और उस वक्त पॉलिट ब्यूरो को भेजा गया था। पॉलिट ब्यूरो ने उसका कंसिडर किया और उनको एक रिप्लाई भी दिया कि ये नोट जो है कास्ट के ऊपर की, ये नोट हम नीचे के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सर्कुलेट करते हैं, ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। और बाद में उनका वो ये रहा। तो 1953 से लेके 64 तक वो इसको फॉलो अप करते रहे कास्ट के इशू पर। तो ये आज यानी कम्युनिस्ट के अंदर कास्ट को लेकर जो संघर्ष हो रहा था उसकी भी एक किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए ये किताब मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही मेरी बात थोड़ी लंबी हुई इसलिए क्षमा चाहता हूँ और रुकता हूँ। सभी को सलाम।